हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस प्यारी सी मैजिकल जर्नी में जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए, खुद पर काम करने के लिए, इन प्यारी प्यारी मैजिकल प्रैक्टिसेस को समझने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए और अपने जीवन में होने वाले हर छोटे बड़े मैजिक को हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज है डे 22 और डे 22 शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि इससे पिछले दिनों में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या समझा और क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में उतारी हैं। तो डे 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। डे 2 द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। डे 4 मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वस्थ। डे 5 मैजिक मनी, जादुई धन। डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। डे 7 द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से निकलने का जादुई तरीका। डे 8 द मैजिकल इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। डे 9 द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। डे 10 मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। डे 11 अ मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह। डे 12 मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। डे 13 मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। डे 14 हैव अ मैजिकल डे, अपने दिन को जादुई बनाएं। डे 15 मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। डे 16 मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। डे 17 द मैजिक चेक, मैजिक चेक। डे 18 द मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्यसूची। डे 19 मैजिक फुटस्टेप्स, जादुई कदम। डे 20 हार्ट मैजिक, हृदय का जादू। डे 21 मैग्निफिसेंट आउटकम्स, बेहतरीन परिणाम। और आज है हमारा डे 22 बिफोर योर वेरी आइज़, आपकी नज़रों के ठीक सामने। तो आज के चैप्टर के शुरू में ही एक फ़ोटोग्राफ है, वो फ़ोटोग्राफ अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं चाहती हूँ आप उस फ़ोटो को बड़े ध्यान से देखिए, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ ये जो फ़ोटोग्राफ्स होते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में ही यही हमें बता देते हैं कि आज का चैप्टर किस बारे में है। इसलिए ध्यान से फ़ोटो को देखिए और फिर डिस्कस करते हैं क्या है फ़ोटो में। तो फोटोग्राफ में आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा। टेबल के ऊपर एक छड़ी पड़ी हुई है, एक टोपी है और उस टोपी में से एक खरगोश बाहर निकला हुआ है। तो कभी ना कभी हम सब ने जादुई शो देखे होते हैं, है ना, जादूगर वाले। कभी स्कूल में आते थे जादूगर, वहाँ देखे हैं, कभी किसी सर्कस में जाके देखे हैं, कभी कहीं पे देखे हैं तो कभी कहीं पे देखे हैं। किसी ने अगर लाइव सामने नहीं देखा होगा तो मूवी ड्रामा किसी में तो देखा ही होगा टीवी पे, है ना। तो क्या होता है कि जब भी कोई मैजिक शो होता है तो हम ना हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जादुई दुनिया है। कुछ टाइम के लिए हमारा माइंड उस टाइम लॉजिक नहीं लगाता है, हमें पता होता है कि यहाँ पे हम अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी एक आर्ट है जो एक जादूगर के पास होती है ना। तो एक मैजिशियन को हम हमेशा जादुई वर्ल्ड के साथ रिलेट करते हैं। हम जब भी कोई मैजिक शो देखने के लिए बैठते हैं तब हम दिमाग नहीं चलाते हैं, हमें पता है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, है ना। और मज़ा भी उसी चीज़ में है, क्योंकि एक्साइटमेंट तो हमें तभी मिलती है जब कुछ ऐसी कोई चीज़ हो जो हमें ना पता हो। अगर हमें पहले से पता होगा कि अच्छा जादूगर ये वाला करने वाला है, ये इस तरह से करता है, ये ऐसे ही होता है, ये तो हमारी आंखों में धूल झोंकते हैं, मतलब ये एक आर्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तब हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। वो जो एक्साइटमेंट, फ़न, सरप्राइज़ वो जो हमें उस शो से मिलने वाले हैं वो तो नहीं मिलेंगे। तो इस फोटोग्राफ को देखिए, इसमें टोपी और इस छड़ी से कुछ जादुई चमकती हुई किरणें बाहर आ रही हैं। तो आपने देखा होगा कि वो जो जादूगर होते हैं उनके पास एक टोपी होती है, एक छड़ी होती है, और वो छड़ी को घुमाते हैं, कोई मंत्र जैसा बोलते हैं, आबरा का डाबरा टाइप, और उसके बाद उस
टोपी में से कुछ भी बाहर निकल आता है, हम बस उस टोपी पे हमने नज़रें गड़ा के रखी होती हैं। हमें पता होता है कि उस टोपी से कुछ निकलेगा, क्या निकलेगा ये हमें नहीं पता होता है। कभी वहाँ से फूल निकल जाते हैं, कभी वहाँ से कोई कपड़ा निकल आता है, कभी उस टोपी में से कबूतर निकल आता है, कभी उस टोपी में से कोई खरगोश निकल आता है, चूहा निकल आता है। हमें नहीं पता होता ना कि क्या निकलने वाला है। तो ये जो फोटोग्राफ है इसमें एक रैबिट निकला हुआ है, और ये जो जादुई किरणें हैं चमकती हुई, ये बता रही हैं कि ये जो टोपी है और जो इसके साथ पड़ी हुई छड़ी है, इसके भीतर वो जादुई पावर है, इसके भीतर जादू है। इसमें से क्या निकलेगा वो हमें नहीं पता। तो ये जो आज का चैप्टर है जिसका नाम है बिफोर योर वेरी आइज़, आपकी नज़रों के ठीक सामने। तो जैसे हम कोई मैजिक शो देखते हैं तो हमारी नज़रें पूरी तरह से जादूगर के हाथों, उसकी टोपी, उसकी छड़ी, उन सब चीज़ों पे होती है। हमारा ध्यान कहीं और नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हमने एक सेकंड भी कहीं और ध्यान लगाया या कहीं और देखना शुरू किया, हम मिस कर जाएंगे वो पॉइंट। और हमारा हमेशा यही होता है कि देखें कैसे किया, क्या निकलेगा। पूरी एक्साइटमेंट के साथ हमें विश्वास होता है कि कुछ तो अलग निकलेगा, कुछ तो ऐसा निकलेगा जो मुझे नहीं है पता। तो ये जो आज का चैप्टर है वो हमें यही बताएगा कि नज़रें गड़ा के रखो उस चीज़ के ऊपर जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें उस जादुई वर्ल्ड से चाहिए। क्योंकि जादू हम सब के भीतर है, और वो तब शुरू होता है जब आप लॉजिक लगाना बंद कर देते हो। ठीक है, तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर है डे 22, 22वां दिन, बिफोर योर वेरी आइज़, आपकी नज़रों के ठीक सामने। तो चैप्टर शुरू होता है एक कोट के साथ, और कोट है, दिस वर्ल्ड आफ्टर ऑल आवर साइंस एंड साइंसेस इज स्टिल अ मिरेकल, वंडरफुल, इनस्क्रूटेबल, मैजिकल एंड मोर टू whosoever विल थिंक ऑफ इट। हिंदी में है, गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। और ये कहा है थॉमस कार्लियल, जो कि एक राइटर और इतिहासकार हैं। तो फिर से मैं कोट पढ़ रही हूँ हिंदी में, तो ध्यान से सुनना भी से, और फिर समझते हैं क्या बोला है। तो बोला है, गौर से सोचें, गौर करके सोचना अभी, कि ये जो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है। विज्ञान मतलब साइंस मतलब जो भी हमारे साइंटिस्ट ने इन्वेंशंस की हैं, रूल्स, लॉज, हमें जो कुछ भी बताया है। और साइंस की ब्रांचेस क्या होती हैं, जैसे फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब में हमने पढ़ा हुआ है ये, है ना। 10th तक तो सबने पढ़ी ही होती है, आगे भी किसी ने पढ़ी होगी। तो इन सब के बावजूद भी हम सोचते हैं कि साइंस, अब साइंस क्या होता है। अब जैसे हम सब ने साइंस पढ़े, तो साइंस में क्या होता है कि हर चीज़ को ना लॉजिक के साथ, विद प्रूफ के साथ बताया गया होता है कि हाँ ये काम करती है। उसके ऊपर रिसर्चेस किए जाते हैं। जब वो एविडेंस हमें मिल जाते हैं, प्रूफ हमें मिल जाता, तब हम उस पर विश्वास करते हैं। तो साइंस अपनी जगह है, और साइंस जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, वो सब किसने बनाई हुई हैं। एक ह्यूमन है जिसने वो इन्वेंशंस की, वो जो कुछ भी था वो चीज़ें सबको बताई, उनको ढूंढा। पर आप देखो कि अगर वो एक इंसान ने वो सब चीज़ें की हैं, पर इंसान को कौन चला रहा है? कोई तो पावर है ना, कुछ तो है जो इंसान से ऊपर है। तो जो इंसान से ऊपर है वो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, और वो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, वो बिल्कुल एक मिरेकुलस, एक वंडरफुल संसार है। अब आपको मैं ये समझाती हूँ। जैसे कि देखो, अभी तो हम वाईफाई वगैरह पे बात करते हैं कि वाईफाई सिग्नल होता है, तो हम कहीं दूर बैठे हम टेलीफोन से बात कर सकते हैं, है ना। पर पहले ऐसा थोड़ा ना होता था। पर आपने देखा होगा कि टीवी सीरियल्स में जब भी हम नारद मुनि को देखते हैं, तो नारद मुनि को बस याद करो और वो नारायण नारायण कहते हुए कहीं भी पहुंच जाते थे, मतलब एकदम से प्रकट हो जाते थे। तो वहाँ पे कौन से सिग्नल, कौन से फ़ोन होते थे? तब भी तो वो सब काम हो रहे थे, है ना। अब देखो, जैसे कि जो रावण जी थे,
वो सीता मैया को किस चीज़ पे लेके गए थे जब वो उनका हरण कर रहे थे? वो अपने पुष्पक विमान पे लेके गए थे। वो पुष्पक विमान हवा में उड़ता था। तो वही चीज़ आज किस फॉर्म में हमारे पास? एरोप्लेन के फॉर्म में। तो चमत्कार और वो इन्वेंशंस पहले भी वहाँ पे होती थी। और अगर हम ये बात करें ये कब की बातें हैं, ये कुछ साल पहले की बातें हैं, है ना। अब देखो जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तो जो संजय जी थे वो कितने दूर बैठ के बिना उस चीज़ को लाइव देखे, उनके सामने थोड़ा ना वो हो रहा था, वो पता नहीं कहाँ बैठे थे और युद्ध कहाँ हो रहा था, पर उनको फिर भी वो आंखों देखी उस वक्त, उनको वो चीज़ें दिख रही थी, लाइव दिख रहा था, लाइव टेलीकास्ट उनके माइंड में चला हुआ था और वो उनको सुना रहे थे धृतराष्ट्र जी को, वो उनको सुना रहे थे और वो सुन रहे थे, विश्वास भी कर रहे थे कि अच्छा संजय ने ये बोला है तो विश्वास करो। उनके पास कौन सी पावर्स होती थी? अब तो ठीक है कि मैच कहीं पे लगा है, हमें लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में उसका मिल रहा है, पर उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त तो जो भी पावर्स थी वो किसी के भीतर थी और उसी पावर से वो उसको यूज़ कर रहा था। तो अगर हम आज की साइंस और साइंस के इन्वेंशंस के साथ इस चीज़ को कंपेयर करें तो आप देखोगे कि ये चीज़ें पहले भी मौजूद थी। तो अगर बात की जाए इस संसार की, तो ये संसार अनंत चमत्कारों से, अनंत आश्चर्यजनक चीज़ों से, अबूझ और जादुई और उससे भी अधिक चीज़ों से भरा पड़ा है। तो देखो जैसे आज के फोटोग्राफ में एक टोपी थी और एक जादुई छड़ी थी, उस टोपी में से आज क्या निकला था? उस टोपी में से क्या निकला हुआ था? खरगोश। तो हमें पता होता है कि वो जो जादूगर होता है वो कुछ ना कुछ तो जादू दिखाएगा और उस टोपी में से कुछ निकलेगा। हमें विश्वास होता है, हम उस पर विश्वास करते हैं और अपनी पूरी नज़रें उसके ऊपर गड़ा के रखते हैं, है ना। तो हमें जो चीज़ अभी हुई नहीं है उसके ऊपर विश्वास है, हमें पता है कुछ निकलेगा और हम बहुत खुश हो जाएंगे, हंसते हुए तालियां बजाएंगे, नाच उठेंगे, झूम उठेंगे, है ना। तो हम अनसीन पे, जो हमने देखा नहीं है, उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो सेम इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन है, अनसीन है, हमें उस पर विश्वास करना है, ठीक है। और ये पूरा संसार जादू से भरा हुआ है। अगर आप संसार के जादू को समझने की कोशिश करोगे ना, और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, ये मैनिफेस्टेशन को, हर चीज़ को समझने की कोशिश करोगे ना, आप आश्चर्यजनक रह जाओगे, आप ना अमेज्ड रह जाओगे। आप सोचोगे ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ कि मुझे ये वीडियो मिल गई सुनने को, ऐसा कैसे हुआ मुझे ये मैजिक बुक मिल गई करने को, ऐसे कैसे हुआ कि मेरी ये बुक करने के बाद सोचने समझने का तरीका, ग्रैटिट्यूड फील करने का तरीका सब चेंज हो गया। मेरे लाइफ में छोटे बड़े मिरेकल अब मुझे दिख रहे हैं। वही चीज़ें जो पहले भी आपके साथ होती थी, अब उनको देखने का तरीका ही बदल गया है। अब हम हर चीज़ को जादू के साथ जोड़ते हैं, वाह मिरेकल हो गया, मिरेकल हो गया। और पहले हम उस चीज़ को लॉजिक के साथ जोड़ते थे, अच्छा ये हुआ है तो ये इस वजह से हुआ होगा, वो हुआ है वो उस वजह से हुआ होगा। अब जिंदगी कितनी जादुई लगती है ना, तो ऐसा ही है। तो आज का जो चैप्टर है इसका नाम है बिफोर योर वेरी आइज, आपकी नज़रों के ठीक सामने। अब देखो आपकी नज़रों के ठीक सामने बोला है इसने, मेरी नज़र है, आपकी नज़र है, किसी और की नज़र उसकी नज़र है। मान लो अब इसको एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो हम सब लोग ना बाहर किसी खुली जगह पर बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, है ना, और हम सब ने आंखें बंद की हैं और अचानक से हमें बोला गया कि आंखें खोलो और देखो तुम्हें अपने नज़रों के ठीक सामने क्या 3 चीज़ें दिख रही हैं। तो जैसे हम आंखें खोलेंगे, किसी को सामने वाला पेड़ दिखेगा, किसी को उड़ता हुआ पंछी दिखेगा, किसी को सामने हरी घास दिखेगी, तो किसी को बेंच दिखेगा, किसी को फूल दिखेंगे, हो सकता है किसी को लाल रंग का फूल दिखे पार्क में, तो हो सकता है किसी को वाइट कलर का फूल दिखे, है ना। तो हो सकता है किसी को घूमते टहलते हुए लोग दिखे, हो सकता है किसी को सामने जो साथ में सड़क होगी उस पर कोई व्हीकल चलता हुआ दिखाई दे। तो देखो जगह एक ही है, पर जैसे ही हमें बोला गया कि किसी 3 चीज़ों को देखो, तो हम सबकी वो 3 चीज़ें अलग अलग होंगी, है ना, हम सबकी नज़र अलग अलग चीज़ पे पड़ी होगी। तो देखो जो चीज़ मैं देख रही हूँ, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किसी और का नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे बात आती है पॉइंट ऑफ व्यू की, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखा होगा, जब भी आजकल आप रील्स देखते हैं, किसी की कैप्शन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है POV, है ना, कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है। POV मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। इस चीज़ के पीछे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सोचने समझने का वो जो
एक होता है ना कि किसी चीज़ को देखने का क्या नज़रिया है वो बता रहा होता है कोई, तो वो सबका अलग अलग होता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। और वो पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आता है? हमारी बचपन से लेके आज तक की परवरिश से, हम कैसे माहौल में पले बड़े हैं, हमारे बिलीफ से, ठीक है, हम किन चीज़ों को मानते हैं, किन चीज़ों को नहीं मानते हैं, उसी से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू बने होते हैं। तो जो चीज़ें हमें फीड की हैं, ठीक है, बचपन से लेके आज तक जो चीज़ें फीड हुई हैं, और हो सकता है इस जन्म से पहले भी जो चीज़ें हमारे माइंड में फीड हुई हैं, उन सब विचारों से, उन सब सोच से हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी अब की करंट सोच बनती है। तो ये जो सारे पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये जो हमारा सबका नज़रिया है ना, सबका अलग अलग है, बिकॉज सबकी परवरिश अलग अलग है, सबकी सोचने समझने की शक्ति अलग अलग है, सबकी सोच विचार सब अलग अलग है, ठीक है। आप जो सोचते हैं, हो सकता है आपकी मम्मी, आपके पापा, आपका भाई, जो कि हो सकता है आपका ट्विन ही हो, आपका जुड़वा भाई क्यों ना हो, आप सेम ही टाइम पे क्यों ना पैदा हुए हों, सेम ही कंडीशन में, सेम ही एनवायरनमेंट में क्यों ना पैदा हुए हो, सब कुछ सेम सेम क्यों ना मिला हो, फिर भी आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग ही होगा, मैक्सिमम चीज़ों में। क्यों? क्योंकि आप एक अलग इंडिविजुअल पर्सन हो, आपका नज़रिया अलग है, उसका नज़रिया अलग है। तो आज का जो चैप्टर है वो हमें बताएगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, आपकी नज़रों के ठीक सामने। अगर आपको ये चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है तो ये आपको ऐसे क्यों दिखाई दे रही है? अगर किसी चीज़ में मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और मेरे साथ वाले को उस चीज़ में नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मैंने मान लो कोई न्यूज़पेपर उठाया, ठीक है, मैं उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें देख रही हूँ कि जैसे जो फैशन वर्ल्ड में होता है ना कि किसी ने अच्छी सी ड्रेस पहनी है, उसका फोटो मैं देख रही हूँ और मैं वाव वाव कर रही हूँ, वाव कितना सुंदर लहंगा है, वाव कितनी सुंदर ज्वेलरी है, वाव वाव कितना अच्छा जोक लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ पढ़ के सबको सुना रही हूँ, हंस रही हूँ, खुद भी नाच गा रही हूँ। कोई अच्छी सी वहाँ पे मैंने कोई न्यूज़ पढ़ ली अच्छी वाली हंसी वाली, या किसी को कोई होता है ना कि अवार्ड मिला है, उसको देख रही हूँ, वाव देखो किसी ने ज़ीरो से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुँच गया, उसको अवार्ड मिल गया, वो सब चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ उस न्यूज़पेपर में। हो सकता है मेरे साथ वाला उसी न्यूज़पेपर में कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहा हो कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे सड़क में गड्ढे हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गए, या कोई ये पढ़ ले कि वॉर चला हुआ है, पॉलिटिक्स वाले क्या क्या कर रहे हैं चुनाव के लिए, ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं, या कुछ भी पढ़ ले नेगेटिव नेगेटिव, है ना। तो देखो अखबार तो वही थी, है ना, मैं उसमें अपनी पसंद की चीज़ें ढूंढ रही थी, मुझे अच्छा अच्छा गुड गुड पढ़ना पसंद है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मैं नेगेटिव वालों को पढ़ ही नहीं रही थी, चाहे वो हेडलाइंस में बड़े बड़े अक्षरों में क्यों दी हो, मैं उसको इग्नोर कर रही थी। मैंने बोला मैंने पढ़नी नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं इन चीज़ों की, जो चीज़ें मुझे लाइफ में नहीं चाहिए मैं उन चीज़ों को अपनी एनर्जी क्यों दूँ, मैं क्यों उन चीज़ों को पढ़ूँ, क्यों उन चीज़ों के बारे में सोचूँ, उन चीज़ों को देखूँ सुनूँ। मुझे नहीं चाहिए ना वो चीज़, मुझे समझ में आ गया नहीं चाहिए तो उस चीज़ को एनर्जी ही मत दो। अब मेरे साथ वाले को मे भी इस चीज़ के बारे में पता ना हो, है ना, या पता भी हो पर वो फिर भी मतलब एक होता है ना कि हैबिट बनी हुई है, अखबार पढ़नी है तो हर चीज़ नेगेटिव नेगेटिव ढूंढनी है, ठीक है, पॉजिटिव भी ढूंढेगा पर कम ढूंढेगा, उस चीज़ को उतना सेलिब्रेट नहीं करेगा जैसे कि मैंने कोई जोक पढ़ा और मैं हंस रही हूँ, सबको बता रही हूँ, ठहाके लगा रही हूँ। हो सकता है कोई ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उसकी कटिंग की और उसको रख दिया अपने पास, है ना, हो सकता है दीवार पे चिपका दी वो न्यूज़पेपर की कटिंग, क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए, ठीक है, तो मैं अपनी नज़रों के ठीक सामने रख दूँगी कि अच्छा ये मुझे चीज़ चाहिए ना, वाव कितनी सुंदर है, क्या मेकअप किया है, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो ये क्या हुआ, नज़रिया है, हम सबका नज़रिया अलग अलग होता है। तो आज के चैप्टर से हमें ये पता चलेगा कि हमारी नज़र किस चीज़ पे है, हम क्या देख रहे हैं वो हमें पता चलेगा। और देखो मैंने आपको क्या कहा कि अब के ये जो चैप्टर्स आ रहे हैं, ये चले हुए हैं, ये सीनियर चैप्टर हैं, तो आप देखो कि हमने पहले भी कोई ऐसा चैप्टर पढ़ा होगा, उसी का सीनियर वर्जन आज हम पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर जब पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी कि कौन से चैप्टर के साथ इसको रिलेट किया जाएगा और किस चैप्टर का ये सीनियर वर्जन है। बस ये समझ लो कि चैप्टर छोटा ज़रूर है लेंथ वाइज, पर उतना ही गहरा है और उतना ही समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को अगर जादुई बनाना है तो आज के चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारना और ख़ुद को चेक करना कि अभी आपकी नज़र किस चीज़ पे है, आपकी नज़रों के ठीक सामने क्या है। अभी चलो एक प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो,
ठीक है। और जब मैं बोलूँ ओपन करना, और जैसा मैं बोलूँ वैसा करना, ठीक है। आंखें बंद करो, जहाँ हो, जिस पोजीशन में बैठे हो, जैसे भी हो, जिस कंडीशन में हो, बस आंखें बंद कर लो। अभी आंखें खोलो और आपको सबसे पहले कौन सी 3 चीज़ें दिखाई दी, उन 3 चीज़ों के बारे में सोचो, ठीक है, अपने मन में। तो जैसे अभी मैंने आंखें खोली तो मुझे अपनी योगा मैट ब्लू कलर के सामने दिखाई दी, सामने सोफ़ा दिखाई दिया और ब्लू कलर का सामने कर्टेन दिखाई दिया। ये 3 चीज़ें थी जो मुझे अभी ठीक मुझे दिखी। पर इस कमरे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस कमरे में तो खिड़कियाँ भी हैं, टेबल है, कुर्सी है, एक बॉटल पड़ी हुई है, स्विचेस हैं, फ़ैन है और बेड है। मेरे सामने एक बुक है, कॉपी है, पेन है, मेरा लैपटॉप है और मेरे हाथों में फ़ोन है। मुझे ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दी, मुझे सिर्फ 3 चीज़ें दिखाई दी अभी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कि सामने सबसे पहले जो 3 चीज़ें दिखाई देंगी सिर्फ उन्हीं पे अपनी नज़र रखना। पर कमरे में तो बहुत कुछ था। पर अब मैं ये बोलूँ कि नहीं नहीं, मुझे तो 3 ही चीज़ें दिखाई दी, यही 3 चीज़ें यहाँ पे हैं, ये तो सच नहीं है ना। सच क्या है कि सब कुछ यहाँ पे है और सब चीज़ों की अपनी अपनी वैल्यू है। हर चीज़ का अपना पॉजिटिव, अपना नेगेटिव होता है। हम कई बार बोलते हैं कि नहीं नहीं, सामने वाला बहुत गलत है, ये तो गलत इंसान है, बुरा इंसान है, हमेशा दूसरों के बारे में गलत गलत सोचता है। तो अब देखो कि हम सब के अंदर हर चीज़ 50-50 है। अगर आपके अंदर डिविनिटी, दैवीय गुण 50% है तो वो दूसरे राक्षस गुण, ठीक है, कि डेविल वाले, वो भी 50% है। आप देखो कि आप किस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करके रखा हुआ है। आप अपने अंदर से कौन सी चीज़ें वो बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। जैसे रात और दिन दोनों 50-50 होते हैं, अच्छा और बुरा दोनों 50-50 होते हैं। आपके अंदर अगर आपको पता हो, अर्धनारीश्वर सुना है ना आपने, तो हमारे अंदर मेल फीमेल दोनों 50-50 होते हैं। अब क्या होता है कि अगर कोई लड़का है तो मेल फीमेल दोनों 50-50 हैं, पर उसका क्या होगा, वो जो मैस्कुलर उसकी एनर्जी होगी वो डोमिनेंट होगी, और उस मैस्कुलर एनर्जी के जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी उसके साथ ट्रेट्स हैं, अगर वो सब ज़्यादा होंगे फेमिनियन से, तो वो एक लड़का होगा, तो उसकी फिज़िकल अपीयरेंस भी लड़कों जैसी होगी। बट अगर एक लड़का है, ठीक है, अब लड़का है तो देखो, लड़का हो चाहे लड़की हो, फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों 50-50 सब में है, ठीक है। बस ये डिपेंड करता है कि जिसका जो डोमिनेटिंग ट्रेट होगा, ठीक है, जिसकी जो डोमिनेटिंग क्वालिटीज़ होंगी, ये फेमिनिन हो सकती है या मैस्कुलिन हो सकती है, उसी से वो लड़का और लड़की बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो, आपने कुछ ऐसा भी सुना होगा कि शरीर तो इसका है पर क्वालिटीज़ दूसरे की हैं। जैसे कि शरीर तो लड़के का है और हम कई बार ऐसे बोल देते हैं कि काम लड़कियों जैसे हैं या मन से लड़की है। वो क्यों होता है? क्योंकि शरीर तो बॉडी वाइज तो मैस्कुलिन वाला पार्ट आ गया है, पर वो जो अंदर से वो जो गुण है, वो जो अंदर से फेमिनिन जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, वो डोमिनेटिंग है। तो वो पुरुष का शरीर होके भी अंदर से फेमिनिन एनर्जी में ही ज़्यादा है, ठीक है। तो कभी भी ना किसी को जज नहीं करना होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, बहुत जज करते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा जज, हर चीज़ पे जजमेंट, हर चीज़ में जजमेंट। आप जैसे हो आप वैसे अच्छे हो, जो जैसा है वो वैसा अच्छा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना एक चीज़ गांठ बांध ली है, कहीं से सुनी थी, पता नहीं 2-3 सेशंस में अलग अलग टीचर से मैंने ये सुनी है। और जब मेरे को 2-3 बार कोई चीज़ बार बार, एक होता है ना कि अलग अलग जगह से सुनने को मिली, मुझे समझ में आ गया कि यूनिवर्स अब मुझे बता रहे हैं, अब तो इस बात को गांठ बांध ले और अपने जीवन में इस चीज़ को उतार ले। और वो बात थी, डोंट जज अदर्स, ठीक है। एक तो वो होता है कि खुद को जज मत करो, वो बात अभी छोड़ देती हूँ मैं साइड में। मेरे को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि दूसरों को जज करना अब बंद कर दो। बिकॉज जितना मैं जज करूँगी दूसरों को, मैं किसी को भी जज करूँगी किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। अब मैं किस चीज़ पे जज करती हूँ किसी को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो मेरा है, दूसरे का दूसरे का है, तीसरे का तीसरे का है। अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर अपने इस पूरी संसार को देखना शुरू कर दूँगी तो ये तो सही बात नहीं है। बिकॉज संसार तो असीम है, इसमें तो हर रंग आपको मिलेगा, हर रंग, ठीक है। जितना आपको डिविनिटी इसमें मिलेगी उतनी आपको इविलनेस भी उतनी ही मिलेगी। तो
मैं क्यों अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हर कहीं फिट करने की कोशिश करूं। तो हर चीज़ पे मैं जजमेंट करती थी, मैं जहाँ भी जाती थी मैं जजमेंट करती थी। जैसे कि मैं जब अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी तो मैं वो सजेशन बॉक्स हर जगह होता है ना, तो मुझे बहुत ये होता था कि मैनेजमेंट ये अच्छा से काम नहीं कर रही है, वो नहीं हो रहा है, साफ़ सफाई अच्छे से नहीं है, करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि हर किसी को अपना काम बहुत ईमानदारी से करना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि जब कोई किसी ने हायर किया है, कोई उसकी तनख्वाह ले रहा है, तो उसको अपना काम अच्छे से करना चाहिए, उसको अपने काम के साथ ईमानदार होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि सजेशन बॉक्स में लिखूंगी कि आपके मैनेजमेंट में ये सब गलत है, और 2 दिन बाद तो मैंने ऐसा कर भी दिया है, ठीक है। कभी मेल कर देती थी किसी को, कभी कुछ, है ना। ठीक है, जो भी था, अपनी समझ थी उस टाइम, ऐसी ही समझ थी, वैसे ही ठीक लगता था। बट फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया, डोंट जज अदर्स। किसी के बारे में भी पहले तो जजमेंट मत करो, और दूसरी बात कि अपनी जजमेंट के बेस पे किसी को लेवल अप मत कर दो। मैं लेबल लगा देती थी कि ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। फिर मुझे जब ये बात समझ में आई, मैंने करना बंद कर दिया, जज करना बंद कर दिया। क्योंकि जब हम किसी दूसरे को जज करते हैं, वही जजमेंट घूम के हमारे पास आती है, इन अदर वेज आएगी, ठीक है। कोई मुझे जज करेगा, सेम हो सकता है किसी और चीज़ के लिए मुझे जज किया जाए। तो जब मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई सोचे समझे बिना जज करे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को जाने बिना जज करे, तो पहले तो मुझे वो देना बंद करना होगा ना। बिकॉज इस यूनिवर्स में हर चीज़ पहले देने से शुरू होती है, लेना तो बाद में पड़ेगा ही पड़ेगा। पर जैसे ही आपने कोई चीज़ दी, एक बात याद रखो कि घूम के वो आपके पास आएगी, कभी भी आएगी, किसी वक्त भी आ सकती है, किसी के भी ज़रिए आ सकती है, किसी भी तरह से आ सकती है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है। तो सबसे पहले तो ये जो चाहिए नहीं वो देना बंद करो। तो ये बात मैंने अच्छे से जानी। तो आज का ये जो चैप्टर है ना, बहुत बहुत डीप चैप्टर है। बस आप ये बात याद रखना कि आपकी नज़रों के ठीक सामने क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नज़रों के ठीक सामने है आप उसी को ही अच्छे से ना देख पा रहे हो, उसी में ही आप ग्रेटफुल ना हो, आप उन चीज़ों के पीछे भागे हो जो शायद अभी आपके पास ना हो, और जो आपके पास अभी है उन चीज़ों पे आपकी नज़र ही ना हो। तो आइए अब चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आज का चैप्टर हमें क्या बता रहा है, ठीक है। तो चैप्टर में रोंडा बायन कह रही हैं, 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफ़ी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकाल कर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। अच्छा, तो रोंडा बायन बता रही हैं कि जब भी उन्होंने ये बुक लिखी है उससे 7 साल पहले जब उनको द सीक्रेट के बारे में पता चला, उन्हें ये सब ज्ञान हुआ, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चला और ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर का पता चला, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ना अपनी एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में अपनी इच्छाएं लिखी कि उनको क्या क्या चाहिए। तो उनकी प्रायोरिटी में जो भी 10 सबसे ऊपर वाली जो भी डिज़ायर्स थी उनको उन्होंने लिखा। लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 10 इच्छाएं लिखी और हर रोज़, ठीक है, इस चैप्टर को ध्यान से सुनना, इसमें लिखने का काम भी है। उन्होंने कहा कि हर रोज़ मैंने उन 10 शीर्ष इच्छाओं को लिखना शुरू किया एक पेपर पे, ठीक है। जैसे हम कोई लिस्ट बनाते हैं ना, तो वैसे उन्होंने पेपर पे उस लिस्ट को बनाना शुरू किया और हर रोज़ वो उन टॉप 10 डिज़ायर्स को लिखने लगी। हुआ क्या कि धीरे धीरे उनको पता भी नहीं चला कि कब वो उनकी जो डिज़ायर्स थी वो पूरी होने लगी। और वो सब कैसे हुआ? कृतज्ञता की शक्ति से।
ऑब्वियसली कृतज्ञता की शक्ति से ही वो सब हुआ, क्योंकि कृतज्ञता की शक्ति के पास ही वो मैजिकल पावर है जो कि आपके सपनों को साकार करेगी। होता ये है कि अब कोई इच्छा है, इच्छा मतलब वो चीज़ हमारे पास अभी नहीं है ना, हम उस चीज़ की इच्छा कर रहे हैं कि काश वो हो जाता टाइप, है ना। तो जब आपके पास कोई चीज़ नहीं है पर आप उसके बारे में सोच रहे हो और नेगेटिव हो रहे हो कि ये नहीं है, ये नहीं है, और जो आपके पास अभी पड़ा हुआ है उसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो, उसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर ही नहीं रहे हो। तो उन्होंने कहा ये जो मैजिकल पावर ग्रेटिट्यूड की उनको मिली है, जब उन्होंने उस इच्छाओं में भी ये लगाना शुरू किया और मन ही मन में वो क्या करती थी, उन्होंने कहा कि वो अपनी लिस्ट को निकालती थी और दिन में कम से कम 2 बार अपनी लिस्ट को निकाल कर हर एक इच्छा को पढ़ती थी, मन ही मन में उसके लिए थैंक यू फील करती थी। तो इच्छा मतलब फ्यूचर में वो चीज़ होगी, है ना, अभी तो नहीं हुई है, तो जो अभी हुआ नहीं है उसके लिए वो पहले से ही ग्रेटफुल थी, उसको वो पहले से ही वैसे ट्रीट करती जैसे उसके होने के बाद वो होती कि थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज़ हो चुकी है, बहुत मज़ा आया। उस चीज़ को वो अभी आज जी रही थी। और हम तो जानते हैं फीलिंग इज़ अ फ्यूल, और वो फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं जब आप इस तरह से अपनी इन असाइनमेंट्स को करते हो, तो फीलिंग तो आ जाती है। जैसे आप उस चीज़ के प्रति दिल से कृतज्ञ होते हो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अभी तक जितने भी चैप्टर्स पीछे गए हैं उनमें तो आपने अच्छे से सीख लिया है कि कैसे ग्रैटिट्यूड फील करना होता है हर एक चीज़ के लिए। तो उन्होंने यही कहा कि मुझे खुद को पता नहीं चला कि वो सारी जो भी मैंने लिखा हुआ था उस लिस्ट पे वो कब पूरा हो गया, और जैसे ही पूरी होती गई इच्छाएं, मैं अपनी लिस्ट से उन चीज़ों को काटती रही, और जैसे ही मेरी नई इच्छाएं जो भी नई आती थी उनको मैं उस लिस्ट में ऐड कर देती थी। ठीक है, मान लो कि एक लिस्ट बनाई जिसमें कि 10 डिज़ायर्स लिख दी कि मुझे ये सब चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, वो लिस्ट अपने पास रखती थी पूरा दिन। ठीक है, मान लो उस लिस्ट को अपने पास रखा, फिर 2 टाइम वो अपनी लिस्ट को ओपन करती थी, हर एक इच्छा पे जाती थी, हर एक इच्छा को पढ़ती थी, फिर मन ही मन में थैंक यू फील करती थी। ठीक है, तो जैसे जैसे उनकी इच्छा पूरी होती रही, जैसे मान लो नंबर 1 इच्छा जो भी है वो अभी पूरी नहीं हुई है पर नंबर 8 वाली इच्छा पूरी हो चुकी है, तो 8 वाली को वो काट देंगी। ठीक है, अब इंसान है, इंसान के अंदर इच्छाएं तो जागृत होती रहती हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना, फिर नंबर 8 वाली काट दी ना, तो जो भी अब उनकी एक और डिज़ायर है, टाइम के साथ डिज़ायर्स भी तो चेंज होती रहती हैं, है ना, सिचुएशंस के साथ, टाइम के साथ कई बार हमें कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं, फिर हमारा मन करता है ना कि ये चीज़ काश ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए। तो टाइम के साथ इच्छाएं चेंज होती रहती हैं, तो जो चीज़ पूरी हो गई उसको काट दिया, जो नई थी उसको ऐड कर दिया, और इस तरह से वो अपने 10 डिज़ायर्स की लिस्ट बना के रखती थी। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, मुझे तो पता भी नहीं चला ये कैसे कब पूरी हो गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे रोंडा बायन कह रही हैं, मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस तरह की कल्पना की थी वहाँ एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज़ हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी, मुस्कुराते चेहरे और खुशी का माहौल हो गया। तो रोंडाबन कहती हैं कि वो जो उनकी लंबी सूची थी, जो उनकी डिज़ायर लिस्ट थी वो बहुत लंबी थी, और उसमें एक इच्छा ये भी थी कि बोरा बोरा एक स्मॉल साउथ पैसिफिक आइलैंड है जो कि फ्रेंच पॉलिनेशिया में है, और ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है। तो वहाँ पे यात्रा करना रोंडा बायन का मतलब एक डिज़ायर थी, और ये भी पूरी हो गई। तो जब उन्होंने कुछ सप्ताह बोरा बोरा में बिताए, और जब वो उसके बाद वापस घर आ रही थी तो क्या हुआ कि उनकी फ़्लाइट में ताहितियंस चढ़ गए। ताहितियन जो हैं वो वहाँ पे बोरा बोरा नाम की जगह पे ताहिती नाम की कम्युनिटी है जैसे, और वो अपने रिचुअल्स के लिए, अपने कस्टम के लिए, उन सब ट्रेडिशंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ताहितियंस। और ताहितियंस की ये खासियत है कि वो हमेशा ना मतलब इतने ज़्यादा खुश रहते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं, जॉली मूड में रहते हैं, हमेशा हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, डांस, आर्ट, ये सब, नाच गाना, ये सब वो करते रहते हैं, मतलब उनके ट्रेडिशन में वो सब चीज़ें हैं। तो ताहितियंस अपने
उन सब चीज़ों के लिए फेमस है। तो हुआ ये कि बोरा बोरा में जब उन्होंने टाइम स्पेंड कर दिया रोंडा बैन ने और वो वापस घर आ रही थी, तो उनकी फ़्लाइट में कुछ ताहितियंस आ गए। तो ताहितियंस जैसे ही आए तो एक होता है ना कि आपने देखा होगा कि कभी कभी आप एक रूम में बैठे हो और आपका कोई फ्रेंड जो कि बहुत ही हंसी मजाक करता है और आपका वो फ्रेंड उस रूम में आ जाए, उस रूम में आपके उस गैंग में मतलब आप सब बैठे हो, सब ठीक ठाक से बातें कर रहे हैं और अचानक से आपका कोई ऐसा फ्रेंड आ जाए जो कि हमेशा हंसी मजाक करता रहता है, जॉली मूड में रहता है, चिल करता रहता है ना। तो वो जब उस रूम में आ जाए तो एकदम से सबके ना चेहरे पे रौनक आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपनी ऑरा को साथ में लेकर आ रहा होता है। तो बोलते हैं ना कि अरे भाई ये तो महफिल की जान है, ये तो महफिल की रौनक है ना। बोलते हैं ना हम किसी किसी को, क्या पता आप भी अपनी महफिल की रौनक हो तो कमेंट में बताना कि हाँ भाई हम भी वैसे ही लोग हैं। तो अगर आप भी अपनी महफिल की रौनक हो तो ज़रूर बताना। तो जैसे ही ताहितियंस आए तो उनकी जो फ़्लाइट थी उसका पूरा माहौल ही चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एकदम से हंसते गाते हुए और खुशी वाले चेहरे उनको देखने को मिले। हर तरफ सिर्फ हंसी ठहाके मुस्कुराहटें, बस वही सब लोग उनके सराउंडिंग में थे। तो वो बता रही हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे। आगे रौंडाबन कहती हैं, जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों हैं। दरअसल वे कृतज्ञ थे। तो वो बता रही हैं कि मैंने उनके साथ छोटी सी यात्रा की, हो सकता है उन्होंने छोटी ही यात्रा ताहितियंस ने की हो, कहीं नियर बाय में उन्होंने जाना हो, बट वो जो यात्रा थी, वो जो रोंडा बैन ने उनके साथ थोड़ी देर भी जो भी यात्रा की, वो यादगार यात्रा है। अब यादगार है तभी तो वो इसमें बता रही हैं बुक में और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उस यात्रा को, चाहे वो छोटी थी बट मैंने उसका इंजॉय किया। देखो बोरा बोरा जाना रोंडा बैन का एक सपना था, ठीक है, एक इच्छा थी। उन्होंने उसको लिस्ट में लिखा था। वहाँ पे कुछ टाइम रही, कुछ हफ्ते तक वहाँ पे वो रही। वहाँ के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। आती बारी जो ताहितियंस उनके साथ फ्लाइट में बैठे उनके बारे में डिस्कस किया। इट मीन्स वो चीज़ उनके साथ ज़्यादा गुड मेमोरी में है ना, वो चीज़ उनको ज़्यादा याद है, उस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा इंजॉय किया है। तो वो बता रही हैं कि वो यात्रा इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, इतनी आनंददायक क्यों थी, क्योंकि बाद में मुझे पता चला बिकॉज़ वो लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल इंसान थे, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञता से भरे हुए इंसान थे, इसलिए वो इतने खुश थे। ऑब्वियसली जो अपने पास जो भी चाहे कि चीज़ें कम हो, कैसी भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अगर वो उसमें खुश है, खुश कैसे होता है इंसान? जब वो ग्रैटिट्यूड में होता है, जब वो ग्रेटफुल होता है उन सब चीज़ों के लिए। तो जब भी आपने देखा होगा, जब आप इस मैजिक बुक को कर रहे हो, आप पहले से ज़्यादा खुश रहते होंगे। क्यों? क्योंकि आप अब चीज़ों की कदर करते होंगे, चीज़ों को अप्रिशिएट करते होंगे, उनके लिए ग्रेटफुल होते होंगे। जो आज आपके पास है उसके बारे में ये सोच सोच कि वाओ इतना सब मेरे पास है, फ्यूचर में जो चाहिए वो तो मिल ही जाएगा। वो तो रोंडा बैन हमें बता भी रही हैं कि कैसे कैसे वो चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। आज के चैप्टर में वो यही तो बता रही हैं कि कैसे आप अपनी उन डिज़ायर लिस्ट को पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो बोला कि वो खुश इसलिए थे क्योंकि वो कृतज्ञ थे और मुझे ये समझ में आ गया कि कृतज्ञता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आगे वो कह रही हैं, वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, जहाँ जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे, यानी एक तरह से वे हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। इच्छा क्या थी? बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज़ की बदौलत मैं उस विमान में बैठ सकी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, और वो क्या था? कृतज्ञता। तो रोंडा बैन कह रही हैं कि एक तो वो बहुत ग्रेटफुल इंसान थे, और किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल इंसान थे? वो जीवित होने के लिए ग्रेटफुल थे कि वाओ दे आर अलाइव। वो अपने जीवन को सेलिब्रेट कर रहे थे, वो विमान में बैठे थे, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल थे। एक दूसरे के साथ थे। मान लो कि कोई एक होता है ना कि गैंग पूरी चढ़ गई है ना, एक ग्रुप पूरा एक
ताहितियन का ग्रुप चढ़ गया, तो वो एक दूसरे के साथ कहीं पे जा रहे थे, इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल थे कि वो कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हों, किसी भी काम से जा रहे हों, पर ग्रेटफुल थे। एक दूसरे के साथ जा रहे हैं इसके लिए ग्रेटफुल थे। इन शॉर्ट वो हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल थे और उनको देख के रोंडाबान को बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखो, जैसे आप मैजिक बुक में आए हो, मैजिक बुक में आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दी है, आपके माइंड में एक चीज़ बैठ गई है कि अगर आप कंप्लेन करते रहोगे तो आपको कंप्लेन करने के मौके दिए जाएंगे, अगर आप खुश रहोगे, हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, ग्रेटिट्यूड में रहोगे, तो आपको और ज़्यादा ग्रेटफुल होने के मौके दिए जाएंगे। अब धीरे धीरे अब देखना, जो भी लोग आपको, अब धीरे धीरे आपको पता चल जाता होगा कि आप कब नेगेटिव होते हो, कब आप कंप्लेन करते हैं, है ना। आपको ना अब ये चीज़ें कैच हो जाती होंगी अपने अंदर भी। और दूसरा कि जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी पहले लोग थे, जो कि हो सकता है थोड़े नेगेटिव हो, अपनी लाइफ में मतलब हताश से बैठे हों, अब आपको उनके साथ थोड़ा सा ना वैसा वाला फील नहीं आता होगा, उनके साथ बैठने का उतना मन नहीं करता होगा, है ना। या हो सकता है आपको नेगेटिविटी अपनी भी, ठीक है, अपने अंदर की नेगेटिविटी भी दूसरे के साथ डिस्कस करने का मन नहीं करता होगा, या दूसरे की सुनने का मन नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि अब आप एक ग्रेटफुल इंसान बन चुके हो, और जब आप ग्रेटफुल इंसान बन चुके होते हैं तो आप ढूंढते हैं कि आपको और ज़्यादा वैसे वैसे लोग मिलें, ठीक है, आप उनकी कंपनी को फिर इंजॉय करना शुरू करते हो। तो सेम रोंडाबान बहुत ग्रेटफुल इंसान थी, ऑब्वियसली वो ग्रेटफुल थी, तभी तो उनकी वो जो लिस्ट थी, उनकी वो जो टॉप 10 लिस्ट थी, उन्होंने कहा कि वो जो बोरा बोरा की यात्रा करना था वो उस सूची की लास्ट इच्छा थी। मतलब वो जो सूची थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी, अब वो लिस्ट में वो भी सारी चीज़ें थी वो क्रॉस हो चुकी थी, ठीक है। वो जो चीज़ें उनको किसी टाइम बहुत बड़ी लगती थी कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बिकॉज रोंडाबान को भी टाइम लगा था अपनी उन सब चीज़ों को पूरा करने में। जब रोंडाबान की लाइफ में कुछ ब्रेकडाउन आए थे, तो उस ब्रेकडाउन से जब वो जूझ रही थी तो उनको, और जब उस ब्रेकडाउन से जूझते जूझते जब उनको द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जो कि उनकी बेटी ने उनको गिफ्ट की थी, जब उन्होंने उसको पढ़ा समझा, धीरे धीरे उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, तो उनको भी कुछ टाइम लगा खुद को स्टैंड करने के लिए। आपने पिछले चैप्टर्स में देखा होगा कि उनके पास एक लैपटॉप, उनके पास सिर्फ ज़रूरत की कुछ चीज़ें थी, जैसे कि घर, एक किराए का मकान था, लैपटॉप था, और कुछ 4 प्लेटें, 4 चम्मच, ये सब चीज़ें थी। तो पर वो ये था, वो ये सीख गई थी कि कंप्लेन नहीं करनी है और जो भी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहना है। तो ऐसे करते करते आज देखो, उनकी जो भी लिस्ट थी, जो किसी टाइम उनको भी तो वो बहुत बड़ी लगती थी, पर वो पूरी हुई। कैसे हुई? ग्रैटिट्यूड से। तो रोंडाबान ताहितियंस के साथ वो यात्रा इतना एंजॉय कर रही थी कि वो कहती हैं कि अगर मैं इनके साथ पूरे वर्ल्ड की यात्रा पे निकल जाऊँ, पूरे संसार की यात्रा पे निकल जाऊँ, तो मैं खुशी खुशी उसको कर लूँगी, क्योंकि सारे लोग बहुत ग्रेटफुल इंसान हैं, हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और ऐसे लोगों की संगति हम हमेशा इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो आगे वो कह रही थी कि ये मुझे समझ में आया। तब देखो, उन्होंने जो भी बोरा बोरा की यात्रा की, लास्ट में जब वो वापस आ रही थी तो फ्लाइट में उन्हें ताहितियंस मिले। ताहितियंस को देख के उनको ये समझ में आया, एक बार फिर से यूनिवर्स ने उनको बताया कि तुम्हारी ये जो इच्छा पूरी हुई है, ये इसलिए पूरी हुई है क्योंकि तुम ग्रेटफुल थी। ये जो ग्रैटिट्यूड है वो ऐसी पावर है जो कि आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। तो यही वो हमसे शेयर कर रही हैं कि ग्रैटिट्यूड को मत भूलो, इसको पकड़ के रखो, इसी से सब होगा, ठीक है। तो आगे वो कहती हैं, मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नज़र आती हों, कृतज्ञता के ज़रिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। तो रोंडाबान क्या कह रही हैं कि मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि आप इससे इंस्पायर हों, आपको पता चले कि आपकी इच्छा चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो पूरी होगी, और किसके थ्रू पूरी होगी? कृतज्ञता के जरिए। तो इंग्लिश में है, नो मैटर हाउ बिग योर डिज़ायर्स सीम्स टू बी, यू कैन रिसीव दैम थ्रू ग्रैटिट्यूड। आज आपको अपनी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना लग रही हो, पहाड़ जितनी बड़ी क्यों ना लग रही हो सकता है आपकी करंट लाइफ सिचुएशन ऐसी हो, ये आपको लगता हो कि यार ये तो बहुत बड़ी इच्छा है, ये कैसे पूरी होगी, आप लॉजिक लगा रहे हो, अपना दिमाग घुमा रहे हो, ये कैसे पूरा होगा, ऐसे भी नहीं, ये भी किया, वो भी करूँगा तब भी नहीं होगा, है ना। तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, नो मैटर हाउ बिग योर डिज़ायर सीम्स टू बी, कितनी ही बड़ी आज आपको अपनी इच्छा क्यों ना लग रही हो, यू कैन रिसीव दैम थ्रू ग्रैटिट्यूड। आप ग्रैटिट्यूड से उनको रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो आगे वो कहती हैं कि इससे भी
इससे भी बढ़कर कृतज्ञता आपके जीवन में खुशी और आनंद लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी, और ये सचमुच बेशकीमती है। मतलब ये प्राइसलेस है। जो ग्रैटिट्यूड आपके अंदर जॉय हैप्पीनेस को भर देगा आपको, और अच्छा बेहतर, मतलब एक होता है ना कि जब आप ग्रैटिट्यूड और जॉय से भर जाते हो, उससे ऊपर क्या चाहिए। शांति तो मिल ही चुकी है, चीज़ें भी मिल रही हैं, एक्साइटमेंट भी लाइफ में है, सब कुछ है ना। और ये प्राइसलेस है। हम सब यही जीवन तो बिताने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे रोने धोने पिटने के लिए थोड़ा ना आए हैं। जो यहाँ पे चीज़ें हैं उसको एंजॉय करने के लिए आए। कितने अच्छे अच्छे प्लेसेस पूरे संसार में है ना। जो आपको चीज़ें खाने में पसंद है उनको खाओ, जहाँ घूमना चाहते हो वहाँ घूमो, जो पहनना चाहते हो वो पहनो, जिनके साथ घूमना चाहते हो उनके साथ घूमो। यही तो जीवन है। जीवन रोने का नाम थोड़ा ना है, जीवन तो एंजॉय करने का नाम है। और अगर आप ऐसा जीवन अगर बिताना शुरू कर दिया, आपको ऐसा जीवन मिल गया कि आप इस तरह से उस जीवन को जी रहे हो, तो ये प्राइसलेस है, इसको कोई प्राइस नहीं है। और ये प्राइसलेस चीज़ आपको कैसे मिलेगी? थ्रू ग्रैटिट्यूड की पावर। ठीक है। अच्छा, आगे रोंडा बर्न कह रही हैं, जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया। क्या बोला उन्होंने? कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल, दोनों को साथ में मिला के शुरू किया है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। तो तब से मेरी मूल सूची, जो भी उन्होंने लिस्ट बनाई थी, अपनी डिज़ायर लिस्ट, आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। तो उन्होंने कहा कि जब से, ठीक है, उनको, अब देखो रोंडा बर्न को भी 4 साल लगे थे चीज़ों को समझने में, अपनी लाइफ को बिल्कुल टर्न अराउंड करने में। ठीक है, तो टाइम लगता है, कुछ चीज़ों को टाइम लगता है। अब रोंडा बर्न ने खुद समझा, खुद से कर रही थी तो टाइम लगा। हमारे पास क्या है, अब तो हमारे पास और भी ज़्यादा ये आसान हो गया है। ठीक है, कितने सारे लोग हैं जो मैजिक बुक करवा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। आपकी जिसके साथ जो फ्रिक्वेंसी बैठ रही है, आपको जिसका जिस तरह से कनेक्शन बैठ रहा है, समझ में आ रहा है, आप उसके साथ करना शुरू कर दो। ठीक है, तो अब तो और भी ज़्यादा ईजी हो गया। रोंडा बर्न ने बुक भी दे दी है जो कि एज अ गाइड, मतलब एक तरह से ये एक होली बुक की जैसे है कि ये आपको बताएगी कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। अब तो बुक्स आ गई हैं, मूवीज़ आ गई हैं, कितनी सारी वीडियोस इस पे बन चुकी हैं। अब तो ये और इजी हो गया है। पर जब रोंडा बर्न कर रही थी तो रोंडा बर्न ने बोला कि मैंने शुरू में क्या किया कि लिस्ट बना दी। ठीक है, कि मुझे क्या क्या करना है, मेरी ऐसी टॉप 10 डिज़ायर्स क्या हैं, जो कि उस टाइम उनको पहाड़ जितनी बड़ी लग रही थी, क्योंकि वो भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही थी, रिश्तों में वो स्ट्रगल कर रही थी, तो कर्जे में वो डूबी हुई थी, तो उनके पास भी कुछ नहीं था, वो भी एकदम से ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया, तो 4 साल लगे उनको। ठीक है, तो यहाँ से वो ये भी बता रही हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो और अपनी प्रैक्टिसेस को करते रहो और ग्रैटिट्यूड में बने रहो, पेशेंस रखो। ठीक है, आगे रोंडा बर्न कह रही हैं, इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं, जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद में इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीज़ों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड पर काफ़ी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीज़ें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीम ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नज़र आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। तो देखो रोंडा बर्न अब अपने बारे में बता रही हैं कि देखो आप ये चैप्टर सुन रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस को सुन रहे हो, समझ रहे हो, आपके मन में ये आ सकता है कि यार रोंडा बर्न ने तो कर लिया, पर रोंडा बर्न को हमारे बारे में क्या पता कि हमारी लाइफ कैसी चली हुई है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो इतनी बड़ी हैं कि वो कैसे पूरी होंगी। तो रोंडा बर्न बता रही हैं कि मैं भी आप जैसे ही थी, मैं भी आपके जैसे ही जूझ रही थी। $20 लाख का कर्ज था मेरी कंपनी पे और वो 2 महीने के अंदर मुझे चुकाना था। अगर नहीं करती तो मेरी कंपनी बंद हो जाती और कर्जे में मैं इतनी डूबी हुई थी कि कंपनी पर मेरा घर भी उसमें चला जाता। स्वास्थ्य के केस में वो
चाहती थी कि वो और स्वस्थ हों, उसमें भी वो ब्रेकडाउन में थी, रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन में थी, और क्रेडिट कार्ड जो था वो पूरा डेब्ट से भरा हुआ था, उधार पे था सब कुछ। तो वो उस सिचुएशंस में भी उन्होंने ग्रैटिट्यूड को थाम के रखा। उन्होंने कहा कि 4 साल लगे मुझे अपनी उन सारी इच्छाओं को पूरा करने में, और मैंने सिर्फ ये सीखा कि वो इसलिए 4 साल में पूरी हो गई क्योंकि मैं ग्रैटिट्यूड में थी। देखो, जिस आदमी की ऐसी सिचुएशन हो कि वो पूरी तरह से कर्ज़ों में डूबा हुआ हो, हर एरिया में वो पूरी तरह से धड़ाम करके ज़मीन पे गिरा हुआ हो, रिश्तों में, रिलेशनशिप की बात करो, चाहे हेल्थ की बात करो, चाहे जॉब या मनी की बात करो, हर एरिया में वो नीचे ही थी। पर उन्होंने देखा कि 4 साल में वो अपनी वो सारी लिस्ट उनकी पूरी हो चुकी थी। अच्छा, तो वो कैसे हुआ? ग्रैटिट्यूड से हुआ। पर देखो उन्होंने क्या कहा कि, पर वो साथ में ये भी बता रही हैं कि उनकी लिस्ट में क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी। लिखा क्या था कि समुद्र किनारे एक बड़ा मकान। देखो, उनकी जो सिचुएशन थी वो कर्ज़ों में डूबी हुई थी, है ना, हर चीज़ में ब्रेकडाउन था, पर सपने देखो कितने बड़े थे। सिचुएशन ऐसी थी कि घर भी कर्ज चुकाते चुकाते चला जाना था, पर सपना क्या था कि समुद्र किनारे बड़ा सा घर हो। तो सपने बड़े होने चाहिए हमेशा, ठीक है। दूसरा क्या सपना था कि संसार की शानदार जगहों की यात्रा करना, ठीक है, संसार के शानदार जगहों की यात्रा करना, जहाँ वो जाना चाहती थी, जिस जिस प्लेस पे घूमना चाहती थी, वहाँ वहाँ वो यात्रा करे। और अभी क्या सिचुएशन थी कि कर्ज़ों में डूबी हुई, और उनकी क्या इच्छा थी? सारा कर्ज चुकाना, ठीक है। अपनी कंपनी को वो और एक्सपेंड करना चाहती थी। अपने हर संबंध को, जैसा भी संबंध था, जिसके भी साथ था, वो हर संबंध को बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट बनाना चाहती थी। अपने परिवार की जो उनका लाइफस्टाइल था उसको, क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती थी। दोबारा पूरी तरह से मतलब हेल्दी फील करना चाहती थी, हेल्दी होना चाहती थी। अपनी ऊर्जा को, जीवन ऊर्जा को और ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरना चाहती थी। मतलब अपने जीवन में एक्साइटमेंट जो है उन सबको वो डालना चाहती थी। और सबसे बड़ी इच्छा ये थी, जो कि उस वक्त, जिस वक्त उन्होंने वो लिस्ट बनाई थी, उन्होंने अपनी बताया ना कि मैं तो कर्ज़ों में डूबी हुई थी, ऐसा ऐसा था, 2 महीने बाद कंपनी बंद हो जानी थी, घर चला जाना था, ऐसा हो जाना था, वैसा हो जाना था। सबसे ऊपर वाली जो उनकी उस टाइम उन्होंने अपनी विश लिखी हुई थी उस विश लिस्ट में, वो ये थी कि मुझे अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। मतलब कुछ ऐसा काम करूंगी जिससे करोड़ों लोगों का लाभ हो। और वो क्या किया उन्होंने? द सीक्रेट मूवी उन्होंने बनाई है। आज कितने लोगों ने उससे देखा है। उन्होंने अपनी इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे द सीक्रेट, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, द मैजिक, द सीक्रेट डेली टीचिंग्स, द पावर, द हीरो, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, है ना। इतनी सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, और उनकी बुक्स, उनकी वो मूवी आज हम सब देख के लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहीं से जानना शुरू करते हैं, मतलब मोस्टली। तो उन्होंने लाया वो जो वो चाहती थी कि करोड़ों लोगों के, करोड़ों क्या, मैं तो बोलूँगी अब पता नहीं कितने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में वो बदलाव ला रही हैं। तो सोचो, जिस वक्त उन्होंने वो लिस्ट बनाई थी, उस वक्त जब वो सपने देख रही थी वो ये बड़े बड़े, उस वक्त शायद अगर नॉर्मल कोई इंसान होता वो सोचता यार इतने बड़े सपने मैं क्यों देखूं, मैं तो अभी कर्ज़ों में डूबा हुआ हूँ। तो यहाँ से वो ये भी बता रही हैं कि सपने देखो, सपने सच होते हैं, सपने हमेशा बड़े देखो, और सपने बड़े देखो, इतने बड़े सपने देखो कि जैसे मान लो आपका सपना है चाँद तक जाने का, ठीक है। सपना इतना बड़ा हो कि जैसे चाँद तक जाने का सपना हो कि अगर आप चाँद तक ना पहुँच सके और आप सिर्फ 10 मंजिल तक पहुँच सके, ठीक है, तो भी आपको ऐसा लगे कि वाओ कुछ अचीव किया। मतलब अगर आप सपना देख रहे हो कि 1 मंजिल घर बन जाए काफ़ी है, वही आपको उस टाइम बड़ा लग रहा है कि इतना हो जाए वही काफ़ी है, इतना हो जाए वही काफ़ी है, इतना हो जाए वही काफ़ी है। और सोचते सोचते नेगेटिव होते होते आप उतना भी नहीं कर पाओ, ठीक है, उतना भी नहीं कर पाओगे तो जीवन में तो हताश ही हो जाओगे। इसलिए सपना बड़ा देखो, चाँद तक का सपना देखो। अगर 20 मंजिल तक भी पहुंच पाए ना, तब भी सोचना कि कुछ तो किया ज़िंदगी में, ठीक है। तो हमेशा सपने देखो, और बिना सपनों के अपने ज़िंदगी को ऐसे ही वेस्ट मत करो। देखो, अगर आपके पास
जीवन में कुछ करने को ही ना हो, आपका कोई सपना ही नहीं हो, आपकी कोई इच्छा ही नहीं हो, तो जीवन कैसा होगा? बोरिंग होगा ना। कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ जॉय नहीं है, कुछ सीखने की इच्छा नहीं होगी, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। क्या करना, किसके लिए करना? इसलिए हमेशा सपने देखते रहो, कुछ ना कुछ देखते रहो और उसके लिए काम करते रहो, ठीक है। और हमेशा बड़े सपने देखो, अपने सपने को हमेशा जॉय, एक्साइटमेंट, अनलिमिटेड एनर्जी, जो भी आज आपको लगता है ना, उन सब चीज़ों से भर दो बस। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, भगवान से ना कोई भी चीज़ मांगनी नहीं होती है, वो हमेशा हमें देते हैं, वो हमेशा हमें देते हैं जो उनको हमें देना होता है, ठीक है। तो जो उन्होंने हमें आज तक दिया है, पहले तो उसके लिए शुक्रगुजार रहो, ठीक है। हमें मंगता नहीं बनना है, हमें मांगने वाला नहीं बनना है, हमें एक शुक्रगुजार इंसान बनना है, जो कि हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार है, जो उसके पास है हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार है। और जब भगवान देखते हैं ना कि अरे ये इतने में भी कोई शुक्रगुजार है, इसको और दो, इसको और दो, उनका मन करेगा ना कि उसको और दे, और दे। अब जैसे कोई माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा जो बहुत ही मतलब हमेशा मम्मी को थैंक यू मम्मी, आपने मेरे लिए ये किया, मम्मी वाओ, मम्मी ये, मम्मी वो, ऐसे ऐसे करता रहता है, हमेशा मम्मी को अप्रिशिएट करता रहता है, थैंक यू बोलता रहता है, शुक्रगुजार है, खुश रहता है। और दूसरा है, उसको कुछ भी लाके मम्मी दे दे, वो खुश ही नहीं होता, वो खुश नहीं होता, तो मम्मी का मन करेगा दूसरी बार उसको कुछ लाने का? नहीं, मम्मी का मन करेगा ना, जो हमेशा खुश रहता है, अच्छा फील करता है, मेरे लिए, मेरे को अप्रिशिएट करता है, मेरे कामों को अप्रिशिएट करता है, मुझे थैंक यू बोलता है, उसके लिए कुछ करूँ, है ना। तो यही होता है, हमें ना मांगना नहीं होता है यूनिवर्स से, हमें उनके लिए सिर्फ शुक्रगुजार होना होता है। पर हम क्या करते हैं, हम मांगते हैं। मंगता नहीं बनना है ज़िंदगी में, शुक्रगुजार इंसान बनना है। जब आप शुक्रगुजार इंसान बनोगे, भगवान खुद आपको देंगे, खुद आपको देंगे। रोंडा बान ने अपना जीता जागता एग्जाम्पल हमें यहाँ पे बताया कि देखो कि मैं शुक्रगुजार हुई और मुझे मिला वो, ठीक है। तो आगे रोंडा बान कह रही हैं, मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह यह थी कि अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। वो उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले तो जैसे उनकी द सीक्रेट मूवी आई थी, उससे उनको पता चल गया कि हाँ, करोड़ों लोगों को, उससे मैंने करोड़ों लोगों के जीवन में कुछ इम्पैक्ट डाला है, ठीक है, खुशी लाई हूँ मैं उनके जीवन में, उनको भी ये रहस्य बताया है मैंने। तो वो उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो पूरी हुई, और जो भी बाकी की इच्छाएं थी वो जादू से पूरी हो गई। मुझे खुद पता नहीं चला, अगर मैं आज लॉजिक लगाना शुरू करूँ कि ये सब कैसे हुआ, कैसे ये सब बोरा बोरा की यात्रा भी मैंने कर दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, मुझे नहीं पता, सब जादू से हुआ। जैसे कि आज की चैप्टर में शुरू में ही वो खरगोश वाली जो फोटोग्राफ थी, आपको नहीं पता होता है ना कि वो टोपी से क्या निकलने वाला है, वो तो जादू था ना। तो जादू इसलिए बोला कि हर चीज़ जादू से प्रकट हुई है, मुझे नहीं पता कैसे हुई, पर जादू से हुई। और जैसे जैसे जो जो चीज़ें पूरी होती गई, मैं सूची में से उन चीज़ों को काटती गई। आगे वो कह रही हैं, तो अब आपकी बारी है। क्या बोला उन्होंने? अब आपकी बारी है। मैंने अपना बता दिया, अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नज़रों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना ले। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, अब आपकी बारी है, ऐसा करो, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करो और अपनी इच्छाओं को अपनी नज़रों के सामने साकार होता देखो। अब ठीक है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अब इच्छाएं नहीं रखनी है, लिखना है पहले तो उनको। तो देखो डे 0 पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी आपकी छोटी मोटी जैसे भी इच्छाएं हैं पहले लिख लो, उनको लिस्ट बनाई थी। फिर डे 13 पे, है ना, डे 13 पे फिर डे 13 पे मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, उसमें हमने क्या किया कि जो भी आपकी लिस्ट आपने बनाई, उसमें भी आपने 10 इच्छाएं लिखी थी ना, उसकी एक लिस्ट बनाई थी, उसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड फील किया था, उसमें हमने 3 स्टेप्स में ग्रैटिट्यूड दिया था, ठीक है। तो आज का ये जो चैप्टर है वो डे 13 का सीनियर वर्जन है, डे 22। इसमें हमने क्या किया, लिस्ट तो जो बनी है वो बनी है। अब आपने जो भी चीज़ें आपको पहाड़ जैसे दिखती हैं कि यार ये कब पूरी होंगी, लॉन्ग टर्म की विशेज़ हैं ये,
पिछले कल का जो हमारा चैप्टर था मैग्निफिसेंट आउटकम, वो आपने सिर्फ और सिर्फ एक एक दिन के लिए लगाया करना, ठीक है। जैसे आज के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया, कल जब होगा तो कल लगा लिया, परसों लगा लिया, वो एक एक दिन के लिए करंटली चलेगा, ठीक है, प्रेजेंट में चलेगा वो। पर ये जो आज का चैप्टर है ये फ्यूचर के लिए चलेगा, ठीक है। जो चीज़ें आपको फ्यूचर में चाहिए उनके लिए आज से ग्रेटफुल होना है आपने। तो करना क्या है, इसमें लिस्ट बना ली है। फिर दिन के शुरुआत में अपनी बनाई जो भी आपने लिस्ट बनाई है, और ये जो लिस्ट है वो आपने हर रोज़ बनानी है, हर रोज़ बनानी है। शुरू में उन्होंने कहा था ना कि वो हर रोज़ उन 10 चीज़ों को लिखती थी, लिस्ट बनाती थी उसकी, फिर उसको अपने पास रखती थी, ठीक है। तो हर रोज़ आपने उसको लिखना है और लिखना है। फिर उसके बाद हर एक वाक्य को और अपनी इच्छा को पढ़कर 1 मिनट तक कल्पना करनी है। कल्पना मतलब विजुअलाइज करना है। तो देखो, एक बात जान लो कि ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन जब दोनों एक साथ चलते हैं ना, एक तो आप ग्रेटफुल हो, ठीक है, दूसरा आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो, फिर आपकी जो भी इच्छा है ना उसको पूरा होने में ऐसी रॉकेट स्पीड मिलेगी कि वो चीज़ पूरी होगी होगी। विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, आपको विजुअलाइज करना ही पड़ेगा, करना है। और विजुअलाइज कैसे करना है कि जो भी आप चाहते हो, ठीक है, उसको देखो जब आप उस चीज़ को मतलब जब आप उस चीज़ को जी रहे होंगे तो आप कैसा फील कर रहे होंगे। देखो, जैसे मान लो किसी का सपना है कि मुझे मान लो कोई आज तक ताजमहल ही नहीं गया हो, है ना, तो उसका सपना है कि मुझे ताजमहल देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप देखो कि ताजमहल जब आप देखने के लिए जाओगे उस दिन मौसम कैसा होगा, आप क्या चाहते हो कि कैसा मौसम हो, क्या धूप वाला मौसम हो कि आप जैसे संगमरमर पे पैर रखें, आपके पाँव ऐसे होता है ना कि जल जाते हैं और आपसे चला भी ना जाए, नहीं, आप चाहते हो कि उस दिन ना ऐसे या तो बादल बादल हों, है ना, तो वैसा वाला उस दिन मौसम हो। आप क्या पहन के जाना चाहते हो, क्या आप ऐसे जीन्स पहन के जाना चाहते हो या कोई ट्रेडिशनल पहनना चाहते हो। तो मेरे दिमाग में आ रहा है जैसे वाइट कलर का फ्रॉक वाला सूट पहना हो जिसके साथ मैंने ऐसे कलरफुल दुपट्टा लिया हो, कानों में झुमके डाले हों, छोटी सी बिंदी लगाई हो, रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हो, बाल खुले हों, इस तरह से लुक हो मेरा, है ना, पाँव में जूती पहनी हो और साइड में वो कलरफुल सा बैग भी लिया हो। इस तरह से मैं वहाँ पे चाहती हूँ कि मैं जब भी ताजमहल जाऊँ तो मैं इस गेटअप में जाऊँ और कोई मेरी वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करे, ये सब, है ना। तो मैं विजुलाइज़ करूँगी उस चीज़ को। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरे पास कब उतने पैसे होंगे, मैं फ़्लाइट में जाऊँगी, ये जाऊँगी या बस में जाऊँगी या ट्रेन में जाऊँगी। मैं एंड रिज़ल्ट पे जा रही हूँ सीधा। मैं हूँ ताजमहल के ठीक सामने और मैं जिस तरह का उस दिन मौसम चाहती हूँ वैसा मौसम हुआ है कि मैं आराम से घूम फिर रही हूँ, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ रही हैं, मैंने इतना अच्छा गेटअप किया है। वहाँ पे जो लोग होते हैं, है ना, फॉरेनर्स वहाँ पे आए, मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो मुझसे बात कर रहे हैं, शायद उनको मेरा लुक इतना अच्छा लग रहा है कि वो मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी कुछ बेचते हैं वहाँ पे मैं खा पी रही हूँ। मतलब ऐसे ऐसे सोचो, विजुलाइज़ करो, टाइम दो अपने उसको, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि दिन के शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें और 1 मिनट तक कल्पना करें। उन्होंने कहा एटलीस्ट 1 मिनट तो विजुलाइज़ करो और अपनी इच्छा को और ऐसे कल्पना करो जैसे वो इच्छा साकार हो चुकी है। तो मैं वैसे ही तो कर रही हूँ ना कि मैं तो भाई ताजमहल के सामने हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मैं ताजमहल के सामने हूँ तो मुझे उस टाइम कैसा फील होगा। और मैं आपको बताऊँ, जिस तरह का आज यहाँ पे हमारे यहाँ मौसम है वैसा ही मौसम मैं चाहती हूँ। तो इस टाइम मुझे और भी ज़्यादा थोड़ी ठंडी ठंडी सी भी लग रही है, तो मुझे तो पूरा फील आ रहा है कि ओह कंपी से भी छूट रही है थोड़ी सी, क्योंकि उस दिन बादल है ना। तो यही है कि उस चीज़ को अभी वैसे ही फील करो जैसे वो आप जी रहे हो और अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये इच्छा थी वहाँ जाना, मैं आज जा पाई, उसके लिए थैंक यू। बस उसे फील करना है और पता भी नहीं चलेगा कैसे जादू से वो पूरी हो जाएगी। तो अब रोंडा बहन बता रही हैं कि आज आपको ये प्रैक्टिस करनी कैसे है, ठीक है। तो वो कह रही हैं आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें, दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज़्यादा जल्दी साकार हों तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोल कर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नज़रों के सामने साकार हो जाएं तो
उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज़ें संभव बन गई थी। तो वो क्या बता रही हैं कि आपको करना क्या है, आज आपको ना अपनी वो जो लिस्ट है उसको अपने पास रखना है, जेब में डाल दी, ठीक है। आप जहाँ भी जा रहे हो या तो जेब में डाल लो, पर्स में डाल लो, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे अक्सर आप जिसको ओपन करते हो, ठीक है, जहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ डाली हो तो आप उसको ओपन करते हो, ठीक है, उसको अपने साथ रखो और दिन में कम से कम 2 बार उसको खोलना है, पढ़ना है और ऐसे फील करना है जैसे वो हो चुकी है, कल्पना करो। और वो आगे कह रही हैं कि जैसे ही आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी तो सूची में से वो चीज़ काट देनी है और नई जोड़ लेनी है। और वो ये भी कह रही हैं कि अगर आप मेरे जैसे हैं तो रोंडा बहन जब भी अपनी किसी भी अपनी सूची में से कोई भी चीज़ काटती थी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आते थे, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि कैसे कोई चीज़ पूरी होगी और जब वो पूरी हो जाती है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, है ना। तो वो कह रही हैं कि अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं तो इट मीन्स कि देखो कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने उस इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर पाया, आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। और जब ऐसा होगा ना, प्लीज़ यहाँ कमेंट में आके शेयर करना, ठीक है। तो होता ये है कि जब भी आप रोते हो, ठीक है, खुशी के आंसू जब भी आते हैं तो आपके बहुत सारे कर्म होते हैं वो कट जाते हैं, कर्मों का भुगतान हो जाता है, कर्म कटना मतलब कर्मों का भुगतान हो जाता है। तो ये अच्छे हैं, उनको बहने दो। क्यों? क्योंकि आप ग्रेटफुल हो और जब आप दिल से ग्रेटफुल होते हो तो आंखें तो भर ही आती हैं, ठीक है। तो अगर आंसू आते हैं आपकी आंखों में तो उनको आने दो, बहने दो और बस ग्रैटिट्यूड में बने रहो, ओके। तो आगे है मैजिक प्रैक्टिस नंबर 22, जादुई अभ्यास क्रमांक 22, बिफोर योर वेरी आइज, आपकी नज़रों के ठीक सामने। तो फर्स्ट पॉइंट है काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें, ये तो हम सब करते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें, ठीक है। तो एट द स्टार्ट ऑफ द डे टेक योर टॉप 10 डिज़ायर लिस्ट दैट यू क्रिएटेड, ठीक है। दिन की शुरुआत में अपनी वो जो आपने लिस्ट बनाई है टॉप 10 डिज़ायर्स की, उसको ले लें। थर्ड है अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो, अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपकी लिस्ट में जो भी आपने लिखा हुआ है उन्हें पढ़ें से और इस तरह से पढ़ें और कल्पना करें जैसे आपकी सारी जो भी इच्छाएं हैं वो साकार हो चुकी हों और अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। फील एज मच ग्रैटिट्यूड एज यू कैन। और हमेशा क्या बोला गया है कि ग्रैटिट्यूड में कभी अति नहीं होती है, तो जितना कर सकते हो उतना करो, जितना कर सकते हो उतना कम है, बिकॉज इतने ग्रैटिट्यूड हमारे पहले से पेंडिंग पड़े हुए हैं। जितनी भी आपकी अभी एज है, देख लो इतने टाइम से तो हम नाशुक्रे बन के जी रहे थे, तो कितने सारे ग्रैटिट्यूड हमारे पेंडिंग हैं और कितनी सारी चीज़ों में हमें पता ही नहीं है कि इस चीज़ के लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करना होता है, ठीक है। धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। तो फोर्थ पॉइंट है आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें, दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। उन्होंने बोला कि अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें, ठीक है, जहाँ भी जा रहे हो अपने साथ रखो और कम से कम 2 बार आपने अपनी लिस्ट को निकालना है, पढ़ना है, फील करना है। और जैसे फील करना है एक मिनट लगा के हर इच्छा पे, ठीक है, उसको विजुलाइज भी करना है। हर इच्छा को 1 मिनट तो कम से कम दो और उसको विजुलाइज करो, बिकॉज ग्रैटिट्यूड प्लस जब विजुलाइजेशन हो जाता है ना, तब आपकी इच्छाओं को फिर वो रॉकेट स्पीड मिलेगी जिससे वो पूरी होंगी, ठीक है। तो विजुलाइजेशन मस्ट है। फिफ्थ पॉइंट है आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उसके बाद वही रात को जो आप मैजिक रॉक के साथ प्रैक्टिस करते हो कि उस दिन रात को सोते टाइम अपने मैजिक रॉक अपने हाथ में लेना है और सोचना है कि उस दिन सबसे अच्छा क्या हुआ और जो भी सबसे अच्छा हुआ उसके लिए थैंक यू फील करना है। ओके, तो ये थी आज की प्रैक्टिस और आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैं बस आपको यही कहूँगी कि ना, जो आपको चाहिए सिर्फ वही चीज़ें देखो, वही चीज़ें सुनो
और ऐसी कुछ भी चीज़ मत देखो, कुछ भी चीज़ मत पढ़ो, मतलब जितना हो सके खुद पे ना इस चीज़ को चेक लगा के रखो कि यार क्या मुझे ये चाहिए। खुद से एक सवाल पूछा करो, क्या ज़िंदगी में मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। अगर जवाब आए नहीं तो वहाँ से हट जाओ, फिर उन चीज़ों को फिर इग्नोर करना शुरू कर दो। अपनी एनर्जी को ना हम बहुत ग्रैटिट्यूड कर करके, इन प्रैक्टिसेस को कर करके अपनी एनर्जी को बनाते हैं, ठीक है, लेवल अप करते हैं, उसका हाई फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कहाँ ऐसा कुछ होता है कि हमारी वो एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। तो जहाँ आपको लगे कि आपकी एनर्जी वेस्ट जा रही है, ड्रेन हो रही है, वहाँ से हट जाओ, कुछ टाइम के लिए हट जाओ, ठीक है। तो जैसे जो भी मूवीज़ होती हैं जो कि देखने में मे बी एंटरटेनिंग लगे, ऐसा लगे क्योंकि सोशल मैसेज है, बट अगर आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ें नहीं चाहिए ना, वो चीज़ें मत देखो। फॉर एग्जांपल एक मूवी है बागवान, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को बाद में मतलब छोड़ देते हैं, है ना, एक तरीके से उनके जब पेरेंट्स को उनका सहारा चाहिए होता है तब वो उनको सहारा नहीं देते हैं। तो जब ये मूवी आई थी तो ये कुछ अलग हटके मूवी थी कि मतलब ऐसा वाली कभी कोई मूवी नहीं आई थी। तो लोगों ने बहुत देखी थी ये मूवी, जा के देखी थी, अपने पेरेंट्स को दिखाई थी। तो होता ये है कि एंटरटेनमेंट के नाम पे आप कभी कभी ना गलत चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लेते हो। आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, तो पेरेंट्स के माइंड में आया कि अच्छा क्या पता हमारे बच्चे ना ऐसा कुछ कर लें, और उनके माइंड में जब आया, और जैसे ही थोड़ा भी बच्चों ने गलत बिहेव किया होगा वो तो कहेंगे कि हाँ तुम भी मुझे वैसे वृद्धाश्रम में छोड़ देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, और धीरे धीरे वो चीज़ फिर घटित होने लग जाती है, क्योंकि आप उस चीज़ के ऊपर अपनी अटेंशन दे रहे हो, पावर दे रहे हो, तो फोकस वहाँ दोगे तो वैसा तो हो ही जाएगा। अब जैसे क्राइम पेट्रोल टाइप जो भी सीरियल्स होते हैं, कभी कभी ये समझ नहीं आता कि वो हमें अवेयर कर रहे होते हैं या हमें आइडियाज़ दे रहे होते हैं कि तुम इस तरह से क्राइम कर लो, है ना। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ध्यान से करनी होती है, क्योंकि सबकॉन्शियसली वो चीज़ें ना हमारे दिमाग में बैठ रही होती हैं, हर चीज़ हमारे दिमाग में बैठ रही होती है, ठीक है। कई बार हम किसी मूवी को देख रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, साथ साथ में उनकी भावनाओं में हम भी बह चुके होते हैं, है ना। लड़का लड़की का, हीरो हीरोइन का ब्रेकअप होता है, उनकी शादी नहीं होती है, उनके साथ कुछ गलत होता है, हम इधर रो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इमोशनल उनके साथ अटैच हो गए हैं। अगर आपके भी उनके साथ इमोशंस निकल रहे हैं, इट मीन्स वो चीज़ आपके दिल पर लग गई है उस टाइम, है ना, आपने उस चीज़ को फील कर लिया है। और हमें पता है फीलिंग इज़ द फ्यूल। अगर आपने किसी चीज़ को फील किया है आपकी लाइफ में तो वो होना ही है। तो क्यों ऐसी चीज़ों को फील करना है, क्यों ऐसी चीज़ों पे अपनी एनर्जी लगानी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठा देनी है या वहाँ पे अपनी एनर्जी देनी है जो चीज़ें लाइफ में नहीं चाहिए। इसलिए ना चुन चुन के अपनी लाइफ में चीज़ें चुनो, ठीक है। तो आज का चैप्टर क्या था? बिफोर योर वेरी आइज। आपकी नज़रों के ठीक सामने क्या है, क्या है आपकी नज़रों के ठीक सामने, देखना शुरू करो, चूज़ करो उन चीज़ों को जो आपको लाइफ में चाहिए, सिर्फ उन चीज़ों को, ठीक है। चूज़ टू बी हैप्पी, चूज़ टू बी ग्रेटफुल, चूज़ टू बी जॉयफुल। वैसी चीज़ों को चूज़ करो जो लाइफ में चाहिए। चूज़ टू बी एक्साइटेड, ठीक है, उन चीज़ों को चूज़ करो, ओके। तो वही नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। तो बस ज़िंदगी के नज़ारे ही बदल देने हैं अब अभी तक लाइफ में जो जो चीज़ें मिसिंग थी, जो जो चीज़ें पेनफुल थी, जो जो चीज़ें अच्छी नहीं थी, अब उनको बदल के अच्छा बना देना है। कैसे बनाना है? ग्रैटिट्यूड से, ओके। तो आई होप आपको आज की प्रैक्टिस समझ में आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपने क्या क्या करना है, आपने समझ लिया होगा और अब अपने लाइफ में इस प्रैक्टिस को आप उतार लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और जैसे ही आपको अपनी लाइफ में छोटे बड़े मैजिक होते हुए दिखाई दें, ज़रूर यहाँ पे आके कमेंट सेक्शन में उन्हें शेयर करें, बिकॉज आपकी शेयरिंग किसी को इंस्पायर करती हैं, ठीक है। तो अपनी शेयरिंग ज़रूर किया करें, वो भी एक सेवा है और सेवा करने से कभी चूकना नहीं है। जहाँ जो सेवा करने का मौका मिले करो और अपने पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाते जाओ, ठीक है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। शेयरिंग करोगे इन वीडियोस की, मैजिक बुक की, दूसरे लोगों को बताओगे, उससे भी पुण्य कर्म बढ़ेंगे, ठीक है। और जितने ज़्यादा पुण्य कर्म बढ़ते जाएंगे, जो भी कुछ कभी बैड कुछ किया होगा वो करते जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ाते जाना है पुण्य कर्मों का खाता और अपने बुरे कर्मों को काटते जाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मेरे साथ कहिए सबका मंगल हो।